आज के लेक्चर में समरी करने वाले हैं, दैट इज एक बार पूरे इस चैप्टर को समराइज करेंगे। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं होती, इसके बाद सर z को स्क्वायर कर लूंगा फिर उसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा। थोड़ा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो भाई। कैलकुलेशन में गलती वो लोग करते हैं जिन्हें प्रैक्टिस कम होती है, इसीलिए तो आपको बोला जाता है प्रैक्टिस खूब करो भाई, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन एरर्स भी खत्म हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अर्जुना जेई में मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको बोला था कि भाई ये इसका एक शॉर्टकट है। समरी लेक्चर में देखो कोशिश ये रहती है कि चैप्टर के मिक्स कर करके क्वेश्चंस कराए जाएं, क्योंकि जब नॉर्मल तुम्हारा लेक्चर चल रहा होता है तो आगे के चैप्टर तो मिक्स करना इम्पॉसिबल ही है, पीछे के फिर भी कर लें, आगे के तो कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने पढ़े ही नहीं होते, बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो बच्चों अर्जुना जेई बैच के अंदर हम लोगों ने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 निपटाया था अभी। अब हम लोग उसका आज के लेक्चर में समरी करने वाले हैं, दैट इज एक बार पूरे इस चैप्टर को समराइज करेंगे एक लेक्चर के अंदर, जिसमें मेनली क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे, राइट। तो ये लेक्चर को आप बिल्कुल भी ये ना लें कि रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं या पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कहीं इसको एज अ सब्सटीट्यूट ले लें कि भाई एक लेक्चर में ही हमारा पूरा हो जाएगा। नहीं, दिस इज टेकन फॉर रिवीजन। तो रिवीजन के पर्पस है, उसी पर्पस से आप इस लेक्चर को देखिएगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को हम लोग कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आपको समराइज कर दिया जाए, रिवाइज करवा दिया जाए और साथ में खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आज हम जो करेंगे मैंने बता ही दिया। प्लीज नोट ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 पार्ट में किया है, इसलिए इस वाले में हम इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 रिलेटेड चीजें ही करेंगे, समरी करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। समरी में सबसे पहले मैंने आपको जो रेगुलर क्लासेस में बताया था बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, जेईई मेन एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये देख लीजिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस भी आप लोगों को पता है, मॉड z का मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई तो मॉड z ये होता है। और कॉन्जुगेट क्या होता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई। आयोटा वाले पार्ट को बस नेगेटिव कर दिया जाता है, जो भी साइन चेंज कर दिया जाता है। ये प्रॉपर्टीज होती है मॉड्यूलस की। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 3 टर्म्स होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो वो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह वर्क करती है, ये बात मैंने आपको क्लासेस में बताई थी, ठीक है। अभी थ्योरी में बार बार पूरी डेप्थ में जाने से कोई मतलब नहीं है, हम इनके सीधे एप्लीकेशंस देखेंगे बेटा। बट उससे पहले एक बार जल्दी से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स होती हैं वो भी आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहते हैं। r इज मॉड z, थीटा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट z होता है, तो z को हम r सिस थीटा भी लिख देते हैं शॉर्ट में, c फॉर cos, i फॉर आयोटा, s फॉर साइन। तो r सिस थीटा लिख दूं या r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक ही बात होती है। इसके साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी एक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जनरली एनसीईआरटी में नहीं है बट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यही r और थीटा सेम चीज है, r और थीटा सेम है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो और एक्सपोनेंट के टर्म्स में e की पावर r e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो। e क्या है? वही नेपियर्स कांस्टेंट अपना e की पावर x वाला e जो होता है वही है। इसके साथ साथ यूलर्स आइडेंटिटी होती है, cos x की वैल्यू और sin x की वैल्यू ये आती है। कैसे आती है? इन दोनों फॉर्म्स को इक्वेट कर देते हैं, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इन दोनों z को इक्वल कर रहा हूं, r तो कट गया, e की पावर आयोटा थीटा होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है। थीटा की जगह माइनस थीटा डाल देते हैं तो cos तो सेम रहता है, और दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, cos थीटा बन गया, देखो यही वाला, थीटा की जगह x बोल दिया, एक ही बात है। सिमिलरली अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेते तो तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। इस तरह का साइन थीटा बन जाता है यूलर्स आइडेंटिटी के cos x और sin x की वैल्यू, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे आप। तो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट को रिलेट करता है एक तरह से ये। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस देखे जाएं। एक सवाल ले लेते हैं जेईई मेन 2024 का, जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, बहुत आते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी, z इज x प्लस आई वाई, ठीक है, x इंटू वाई जीरो नहीं है, मतलब x और y में से कोई भी जीरो नहीं है बेटा।
राइट, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मॉड जेड स्क्वायर बताना है। तो पहला मेथड जो इसका मोस्ट कॉमन मेथड है, जेड को एक्स प्लस आई वाई पुट कर दीजिए, जहां जहां जेड दिख रहा है एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई, करेक्ट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल रहा हूं, यहां माइनस वाई स्क्वायर कैसे हो गया, आयोटा स्क्वायर के साथ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हो गया आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज +1, तो प्लस वाई हो गया, ब्रैकेट खोल दिया। रियल पार्ट्स इकट्ठे करें, ये हो गए रियल पार्ट्स, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन, आयोटा एक्स कॉमन, आयोटा एक्स कॉमन, तो 2y + 1 हो गया इसके साथ, तो ये चीज इक्वल टू 0 बन गई। अब इसके बाद तुम्हें पता होगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा 0 है तो भाई साहब इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो x² - y² माइनस प्लस y को 0 रख दिया, एंड x × 2y + 1 को 0 रख दिया, राइट। अब मुझे बस x और y सॉल्व करना है। देखो यहां से आएगा x0 और 2y + 1 0, x0 हो नहीं सकता बिकॉज इन्होंने बोला x × y का प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो y की वैल्यू -½ हो गई, y -½ को यहां डाल देता हूं, तो x² - 1/4 -1/2 इज 0, तो x² becomes 3/4, तो x बन गया ±√3/2, तो x आ गया ±√3/2, y आ गया -½ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ चुके हैं, तो z हो गया हमारा ±√3/2 हो गई x की जगह, और y की जगह -½ आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने x और y की वैल्यू डाल दी, z निकल कर आ गया, z निकल कर आ गया, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड है ये। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मॉड z²। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं होती, इसके बाद सर z को स्क्वायर कर लूंगा, उसके बाद सर मैं फिर उसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा। थोड़ा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो भाई। मॉड z² को आप क्या लिख सकते हो, मॉड z होल स्क्वायर, पावर 2 को बाहर ले जा सकते हैं बेटा, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में ये बात मेंशन थी, ये देखिए, मॉड z की पावर n इज सेम एज मॉड z पावर n, राइट। पावर n को आप अंदर की जगह बाहर भी ले जा सकते हैं। तो मॉड z होल स्क्वायर करना है बस सीधे सीधे, यानी x² + y² का रूट का स्क्वायर, यानी x² + y²। x² की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो 3/4 आई थी, और y -½ था, तो इसका स्क्वायर तुम्हारा 1/4 हो गया, तो 4/4 यानी कि आंसर हो गया 1। तो ये है इसको करने का मोस्ट कॉमन मेथड। आप में से भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही मेथड लगाया होगा बेटा, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करके भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये सबको आना चाहिए भाई ये मेथड, क्योंकि ये तो जनरल मेथड है, बट कई बार क्या होता है तुम्हें पता है कि मैं कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिक मेथड सोच लेता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या और आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो मेरे माइंड में क्या आया कि भाई देखो, वैसे तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होती है, z को x + i y डाला जाता है, बट मुझे यहाँ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी थी, मुझे कोई z थोड़ी निकाल के बताना था, मुझे तो सिर्फ मॉड z का होल स्क्वायर बताना था। तो मैं क्या करता हूं, देखो भैया ध्यान से देख लो, बड़ा मजा आने वाला है, एक लाइन में कर दूंगा क्वेश्चन। मेथड नंबर 2, मैं बोल रहा हूं जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको ऐसे लिख लो और दोनों तरफ मॉड ले लो बस, क्योंकि तुम्हें तो मॉड z से मतलब है भाई, तुम्हें तो मॉड z से मतलब है, तुम्हें थोड़ी मतलब है z क्या आएगा। तुम दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, तो मॉड z² मॉड -i z बार, तो मॉड z² इक्वल टू, मॉड तो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, मॉड ऑफ आयोटा तो -i मॉड आयोटा 1 होता है, तो मॉड z² और मॉड z बार तो मॉड z होता है। करेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस लगाते हुए मॉड z बार की जगह मॉड z ले लिया। अब यहां से मॉड z या तो 0 होगा, काट दिया, या मॉड z 1 होगा। मॉड z 0 तो ले नहीं सकता, क्योंकि मॉड z 0 किसका होता है, जब x और y दोनों 0 होते हैं, बट x और y तो 0 है ही नहीं, ये देखिए, यानी ये वाला भी रिजेक्ट। तो 2 लाइन में आंसर आ गया, मॉड z 1 होना चाहिए बेटा। ठीक है सर, हमने तो ये सोचा ही नहीं, तो सोचा करो ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई ये तो है ही एक, बट क्योंकि मुझे z निकालना ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली मॉड्यूलस बोथ साइड लेके भी मॉड z की वैल्यू निकाल सकता था इस क्वेश्चन में। तो आंसर मेरा बी ऑप्शन 2 लाइन में आ गया है। चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, एक और देखते हैं क्या है सर, एंड डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो इसका भी वैसे तरीका तो जनरल मेथड तो जो है वो तो है ही, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ट्रिक लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिनने का एक शॉर्टकट होता है बेटा। शॉर्टकट होता है, क्या शॉर्टकट होता है सर? देखो एक तरीका तो यही है कि z को x प्लस आई वाई डालो, फिर बैठ के आराम से 5-10 मिनट पूरी कैलकुलेशंस करो, ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज ढूंढो एक्स वाई की कितनी आ रही हैं। जैसे पिछली बार 2 वैल्यूज आ रही थी, एक्स की एक वाई की, तो 2 सॉल्यूशन आ गए थे। इस बार देखो कितनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वो लेंदी मेथड है, मोस्टली आप लोगों ने यही किया होगा, बट मैं आपको एक प्यारा सा शॉर्टकट बताता हूं। देखो इसको करने का एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है ना और उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिननी है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जेड बार को हटाना है विद द प्रॉपर्टी जेड बार इंटू जेड, मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो जेड बार की वैल्यू हो गई मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड। इसकी मदद से जेड बार हटा लिया करो हमेशा, ठीक है भाई। जेड बार हटा लेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा। और अब सोचो ये z में कितना डिग्री पॉलिनोमियल बन गया। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन z है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन z का मतलब यहां से 3 रूट्स तो आएंगी, क्योंकि रियल नॉन रियल मिला के टोटल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। ये बात 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो 3 रूट्स तो यहां हो गई। अब 3 रूट्स तो यहां आएंगी, जो भी आएंगी 3 तो आ जाएंगी, बट एक दिक्कत है, z इक्वल टू 0 इसमें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर में z लेकर चले गए थे। तुमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, z को डिनोमिनेटर में ले आए। तो z को डिनोमिनेटर में लाने की वजह से z 0 वाला सॉल्यूशन अगर आना होगा तो नहीं आएगा। तो ये जो 3 सॉल्यूशन है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब यहां पे z इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो क्या पता z 0 भी सॉल्यूशन हो रहा हो। भाई आपका तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी लगाई उसमें z को डिनोमिनेटर में ले आए। तो चेक करना होगा z इक्वल टू 0 सेपरेटली। समझे क्या बोला मैंने, कि भाई पॉलिनोमियल बना लो, z बार को हटा के, उतनी रूट्स तो हो ही गई, बस 0 को कोने में अलग से चेक भी कर लो कि क्या z इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो z 0 है तो मतलब z बार भी 0 है। दोनों को यहां डाल दो तो 0 + 3 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। यानी z इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। z इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज, तो वो भी एक रूट है। और 3 रूट तुम्हारी यहां क्यूबिक से आई थी, तो टोटल तुम्हारी 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसके 4 सॉल्यूशंस आएंगे बेटा इसके, राइट। सो देयरफॉर n की वैल्यू तुम्हारी 4 होने वाली है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसकी 4 होने वाली है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होने वाली है। अभी मेथड 1 से भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि 4 ही आएंगी। देखिए बस आगे क्या है, n की वैल्यू 4 हो गई। हमें ये सिग्मा निकालना है। कौन सा सिग्मा? सिग्मा निकालना है k0 से इंफिनिटी 1/n की पावर k। n की जगह तो 4 डाल दो, तो 1/4 की पावर k, जिसको अगर एक्सपैंड करोगे तो आपको वो एक इनफाइनाइट जीपी दिख जाएगी। इनफाइनाइट बेटा जीपी दिख जाएगी। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सबको याद होना चाहिए भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 - r होता है। तो ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है, इसकी वैल्यू a मतलब फर्स्ट टर्म 1/4 की पावर 0 1 ही हो गई, अपॉन 1 - 1/4, तो 4/3 आ गया भाई। ये 4/3 हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ये है हमारा फास्ट मेथड इसको करने का, कि n की वैल्यू सीधे 4 और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो 4/3 हो गया आंसर। यहां से भी तुम देखो 4 ही सॉल्यूशंस आ रही होंगी। बैठ के अगर हम पूरी कैलकुलेशंस करें, देख लो, चलो करके दिखा देता हूं। a³ प्लस आयोटा क्यूब y³ प्लस 3xy आयोटा x प्लस आयोटा y, ऐसा कुछ, राइट। फिर से आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, ये भी ब्रैकेट्स खोल लो, प्लस 3x माइनस 3 आयोटा y इक्वल टू 0। और अब आयोटा की सारी टर्म्स इकट्ठी, रियल पार्ट्स अलग करते हैं। रियल पार्ट्स हैं ये और ये और ये। तो x³ माइनस 3xy² प्लस 3x, देखो पूरा मेथड करोगे ना तभी तुम्हें शॉर्टकट की वैल्यू पता लगेगी। प्लस आयोटा टाइम्स माइनस y³ प्लस 3x² माइनस 3y बराबर 0। तो ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया बेटा। तो यानी कि ये वाली चीज 0 और ये वाली चीज भी
जीरो हो गई, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो होने चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, x कॉमन ही ले लो, यहां से y कॉमन ले लो, y कॉमन लिया था ना, 3x² -3 बराबर जीरो। तो अब बैठ के बहुत लंबे केसेस बन जाएंगे। एक बार आइदर x जीरो और दिस थिंग जीरो, एक बार आइदर दिस जीरो और दिस थिंग जीरो, बहुत सारे केसेस। बट तुम देखोगे कि उन सबको सॉल्व करके बेटा तुम्हारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टोटल 4 ही मिल रही होंगी, 4 सॉल्यूशंस ही मिल रही होंगी। बट बेटर ऑब्वियसली यही है, बेटर ऑब्वियसली यही है जो मैंने किया है अभी। करेक्ट, सही है भाई। ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछी है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछी है तो इस पे जाओ, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो सीधे हमने पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। चलिए अगला, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है। तो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल इसका रियल पार्ट निकालेंगे और उसे जीरो कर देंगे। इस पूरे का रियल पार्ट निकालेंगे, इसका रियल पार्ट निकालेंगे। सो रियल पार्ट कैसे निकलेगा, रैशनलाइज करके, क्योंकि जब भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है बेटा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है सर। और अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स खोलेंगे तो z हो जाएगा 3 + 9 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा -6 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन a + b a - b, तो 9 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, मैंने क्या किया, रैशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में ले आया, और अब रियल पार्ट हो गया ये पूरा, है ना। सो 3 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, रियल वाला ये है और ये है, ये दोनों में तो आयोटा है, राइट, और डिनोमिनेटर में था ही, तो ये रियल पार्ट है और ये क्या रखना है, जीरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग पॉज करके करें। तो 3 न्यूमरेटर जीरो हो गया, सो 3 = 6 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ, थीटा भी निकल आएगा। आगे हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हाफ यहां रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर 3 थीटा निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सर। कैसे निकालोगे, कुछ भी कर लो, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हाफ से तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा भी हाफ आ गया। ठीक है, तो π/4 3π/4 कुछ भी डाल लो यहाँ पे, π/4 3π/4 5π/4 जो मर्जी डालिए, सब में स्क्वायर की वजह से सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/4, क्योंकि 1/√2 साइन थीटा 1/√2 मतलब π/4 वाला एंगल मैं डाल सकता हूं। तो साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो खैर हाफ ही है, इसको सीधे हाफ ही डाल दो। तो ये साइन स्क्वायर 3π/4 क्या होता है, ये भी हाफ होता है और ये भी हाफ होता है, हाफ और हाफ मिला के 1 हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट को जीरो। सर दूसरा मेथड क्या है, देखो बेटर मेथड तो यही है, बट फिर भी मेथड 2 देखना चाहते हो तो सिंस रियल पार्ट इज जीरो, इसका क्या मतलब है, z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, z इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट जीरो होता है तो प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी की बेटा कंडीशन होती है z बार इक्वल टू -z। सर ये कैसे होता है, कैसे पता लगेगा, ये देखिए प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी के लिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए z बार इज -z। चलिए तो z बार -z हो गया, तो z बार निकाल लो, यहां से कॉन्जुगेट ले लो, 3 - 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स z, वापस वैल्यू डाल दी, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, प्यार से सिंप्लीफाई वगैरह कर लेना, ठीक है, आ जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो ये वाली टर्म इधर ले आओ, जो सिमेट्री वाली टर्म है, तो 3 - 2 आयोटा कॉस थीटा के नीचे 3 + 2 आयोटा कॉस थीटा ले आइए, है ना, और माइनस तो बाहर आई, और ये वाली टर्म ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में जो है ऊपर रीअरेंज कर रहा हूं, और ये माइनस चाहे तो नीचे वाले से एडजस्ट कर दो, नीचे वाले से एडजस्ट कर दो,
3 आयोटा कॉस थीटा -1। तो मैंने इनको ऐसे लिखा और अब इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लूंगा बेटा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन, सिर्फ मेथड्स बता रहा हूं आपको क्या क्या हो सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते तब भी कॉस स्क्वायर थीटा हाफ आ जाता, बट मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं, मतलब दिस प्लस दिस 6 अपॉन दिस -4 आयोटा कॉस थीटा, और दिस प्लस दिस में आएगा 6 आयोटा कॉस थीटा, और दिस माइनस दिस में आएगा 2। देख लो भाई, 6 से 6 कटा, हाँ सर 2 से 2 कटा, आयोटा स्क्वायर -1 कटा, सो 1/2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी प्यार से ये भी आ गया, देख रहे हो ना कितनी प्यार से आ गया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के सेम चीज, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ बेटा। ठीक है, तो जैसे मर्जी करिए, कहने का मतलब ये है ये सब सवाल अब आपके लिए बहुत इजी हो जाने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं आप लोग, और उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं। चलो एक और लेते हैं 2024 का क्वेश्चन। यही मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से ऊपर रिलेटेड अभी तक हम सवाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, Z1 Z2 B2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका सम 5 दिया है, इनका सम ऑफ क्यूब्स दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक की याद आ रही है, और सम ऑफ पावर 4 पूछा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 दिया है, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने की बात की जा रही है। तो समझ आ रहा है कैसे जाने वाले हैं? बिल्कुल सर, समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है सर कि मैं क्या करूंगा, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वहां से निकल जाएगा। तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, 5 का क्यूब 125 बन गया, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 20 प्लस 15 आयोटा, और ये निकालना है अपने को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये वैल्यू अपने को वैसे ही 5 दी हुई है, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 तो कॉमन आके कट रहा है, सब में से 5 कॉमन आ रहा है, देखो। तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और ये बन जाएगा 3Z1 Z2, और ये बन जाएगा 25, राइट। इसको उधर ले जाइए, सो 3Z1 Z2 हो गया 21 माइनस 3 आयोटा, 25 में से 4 गया 21, है ना, और फिर से 3 भी कट गया बेटा, 3 भी कॉमन आके कट गया, तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट हो गया 7 माइनस आयोटा, 7 माइनस आयोटा हो गया, राइट, 7 माइनस आयोटा हो गया। अब सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब तो इसको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं भाई। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे बेसिकली, कर लीजिए। तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो गया 25, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 जिसकी जगह 7 माइनस आयोटा 25, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 दूनी 14, उधर गया तो 25 में से 14 गया तो 11 प्लस 2 आयोटा, देख लो, हाँ 11 प्लस 2 आयोटा हो गया। अब इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं ताकि मैं इस टर्म तक बेटा पहुंच जाऊं, राइट। तो SBS अगेन पावर 4 प्लस 2Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को, ये कैसे निकलेगा, इसका होल स्क्वायर हो गया वो, तो Z1 4 प्लस Z2 4 प्लस 2 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस चीज की वैल्यू अब मुझे मिल जाएगी होल स्क्वायर्स खोल के, राइट। चलिए तो सिंप्लीफाई करता हूं, इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया Z1 4 प्लस Z2 4 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। बस अब कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये हो गया 121 11 a स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर 4, तो माइनस 4 प्लस 44 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 49 माइनस 1 माइनस 14 आयोटा, तो हमारे पास आ गया 117 प्लस 44 आयोटा माइनस 48 हो गया है 96 और प्लस 28 आयोटा। देख लेना भाई कैलकुलेशंस, 117 में से 96 गया, 17 और 4 21 बच गया, और 44 आयोटा प्लस अपना 28 आयोटा कितना होता है, 8 4 12,
4 5 6 7 72 आयोटा होता है सर, देख लो 72 आयोटा होता है। तो Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 की वैल्यू आ चुकी है कितनी, ये आ गई सर। इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है वैसे, तो 7 प्लस 3 18 3 जा, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, 3 2 जा 6 7 24 आयोटा, राइट, ऐसा कुछ आ गया। 3 टाइम्स 7 प्लस 24 आयोटा। अब इसका भी मॉड्यूलस निकालना है, तो इस चीज का मॉड्यूलस हो जाएगा 3 तो बाहर, √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और 7 24 25 के पास पाइथागोरस होता है, तो 25 3 जा 75। बी ऑप्शन आ गया। देख रहे हो ना, कैलकुलेशंस थी बट निहायत ही आसान सवाल, सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग, सिर्फ कैलकुलेशंस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी थी, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में देखा जाए तो। अगर लेवल देखा जाए क्वेश्चन का, कोई हार्ड नहीं था। कैलकुलेशन में गलती वो लोग करते हैं जिन्हें प्रैक्टिस कम होती है, इसीलिए तो आपको बोला जाता है प्रैक्टिस खूब करो भाई, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन एरर्स भी खत्म हो जाएंगे। चलिए एक ये सवाल करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आप लोग जीपी वगैरह, इनफाइनाइट जीपी वगैरह पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़े मिक्स क्वेश्चन समरी में आपको दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू आज बताई थी मैंने, ई की पावर टर्म में लिखी जा सकती है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा लिखी जा सकती है, करेक्ट। तो मैं इसको लिख देता हूं ई की पावर आयोटा थीटा, यहां थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू पूरे की ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, तीसरे वाले की ई की पावर आयोटा थीटा बाय 4 हो गई वो 2 स्क्वायर, अगले वाले में ई की पावर आयोटा बाय 8 हो रही होगी। ऐसे इन्फिनिटी तक चलना है, पावर्स को सबको जोड़ दोगे बेटा तो तुम शायद खेल समझ गए कि जैसे ही पावर सारी ऐड होंगी, और अब इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है पावर में, दिख रही है आपको, नहीं दिख रही तो आयोटा थीटा कॉमन लो तब दिख जाएगी। आयोटा थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, अगला 1/16 एंड सो ऑन। तो ये वाला सम इनफाइनाइट जीपी से निकाल लीजिए। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आज भी यूज करी थी मैंने, एस इन्फिनिटी थी a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 1, कॉमन रेशियो हाफ, तो 1/2 यानी 2, सो e की पावर आयोटा थीटा इंटू 2, यानी e की पावर आयोटा 2 थीटा हो गया। जिसे वापस ट्रिगो फॉर्म में चेंज करूंगा तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा बन गया बस। तो बी ऑप्शन हमारा प्यारा सा आंसर आ गया है इसका। ठीक है, देख रहे हो कैसे मिक्सचर हो रहा है दो चैप्टर्स का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट जीपी के साथ मिक्स हो गई है। चलिए एक और सवाल देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अर्जुना जेई में मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको बोला था कि भाई ये इसका एक शॉर्टकट है। देखो एक तरीका जो मोस्टली लोग करते हैं इसका वो ये कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो एक काम करते हैं सर, इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइडेड दिखते हैं तो सर हम तो डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं और रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, बस वहीं पे लंबा पड़ जाता है क्वेश्चन। अगर आप रैशनलाइजेशन को 1 मिनट साइड में पार्क कर दें, और मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखें, बी प्लस आयोटा है, ये भी माइनस आयोटा है। तो एक काम करता हूं, अगर इस चीज को मैंने z लेट कर दिया, b प्लस आयोटा ए को मैंने z लेट कर दिया, तो b माइनस आयोटा ए z बार हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बन गया वो ऐसा कुछ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, राइट। और माइंड में क्यों आया कि इसको z मान लूं, क्योंकि इसी का मॉड्यूलस 1 दिया हुआ है। देखो मॉड्यूलस ऑफ z, क्योंकि रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता तो वो अपने को 1 दिया है, मॉड z अपने को 1 दिया हुआ है, इसलिए माइंड में आया कि यार इसको z मान लेते हैं। अब देखना कैसे 2 लाइन में आंसर आएगा। मॉड z जब भी 1 होता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये भी 1 हो गया, यानी z बार की जगह 1/z लिख सकता हूं। तो जो z बार है इसकी जगह 1/z जरा डालो। बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर z जाएगा, नीचे z प्लस 1, और अगर तुम देख पा रहे हो तो ये दोनों टर्म्स बेटा कैंसिल हो गई, तो z बच गया। क्या बच गया, सिर्फ z बच गया। सिंप्लीफाई, इस चीज को सिंप्लीफाई करके z बच गया, और z माना था हमने b प्लस आयोटा ए। तो हमारा आंसर b प्लस आयोटा ए
बन जाएगा, बी प्लस आयोटा ए बन जाएगा, राइट। देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट टेक्निक हो गई इसको करने की। रैशनलाइज से जाओगे हो जाता है, उससे भी मेरे को बच्चों ने बताया हुआ है कि सर हो गया, देखो 2 पेज भर गए, हो गया, बट हो जाता है, बट ये मेथड डेफिनेटली बहुत बेटर है उस वाले मेथड से। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल उठाते हैं, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन लेंगे एक। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अर्जुना जेई बैच में होमवर्क में दिया था बेटा, याद करिए। डिवाइडिंग एफ जेड बाय जेड माइनस आयोटा वी ऑब्टेन रिमाइंडर एज आयोटा, डिवाइडिंग विद z प्लस आयोटा वी गेट रिमाइंडर एज दिस। तो रिमाइंडर थ्योरम का मिक्सचर, फिर से क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्सचर हो रहा है बेटा, राइट। क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे थे कि अगर कभी भी हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो f a रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहती है ना। और f प्लस a से x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो f ऑफ माइनस a रिमाइंडर होता है, करेक्ट। तो अगर z प्लस आयोटा से डिवाइड किया है, z प्लस आयोटा से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आएगा f ऑफ माइनस आयोटा, और वो रिमाइंडर होगा इसके बराबर, आयोटा के बराबर। सिमिलरली अगर सॉरी z माइनस आयोटा से किया था ना, सॉरी z माइनस आयोटा से पहले किया था, तो z माइनस आयोटा से जब पहले किया डिवाइड तो रिमाइंडर आएगा f आयोटा, जिसकी वैल्यू हमें आयोटा दी है, और फिर z प्लस आयोटा से डिवाइड करेगा, z प्लस आयोटा से डिवाइड करने पे हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, f ऑफ माइनस आयोटा। सेम इस लॉजिक की वजह से ये दिया है 1 प्लस आयोटा, करेक्ट। और हमें निकालना है रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर को लीनियर मान लेंगे। तो लेट रिमाइंडर बी, याद कर लो ये सब क्वाड्रेटिक में कराया हुआ है, az प्लस बी, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर az प्लस बी। और अब अपना वही fz इक्वल टू डिवाइजर विच इज z स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्वेश्चन को q मान लेते हैं qz, और रिमाइंडर तो az प्लस बी हो गया। वहां x के टर्म्स में करते थे, यहां z के टर्म्स में कर रहा हूं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को वापस डिविडेंड कह दिया मैंने। ये वाली इक्वेशन बनाते हैं हम, बहुत बार बनाते हैं, क्वाड्रेटिक में भी बहुत बनाते हैं, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि f आयोटा है तो z को आयोटा डाल देते हैं, z को आयोटा डालते ही आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये वाली टर्म बिल्कुल उड़ जाएगी, क्यों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म ही तुम्हारी 0 बन जाएगी। तो a आयोटा प्लस b, ठीक है, z को आयोटा डाल दिया, तो f आयोटा की वैल्यू, ये f आयोटा तो आयोटा दिया है, तो a आयोटा प्लस b आयोटा हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई, करेक्ट। सेकंड इक्वेशन बनेगी, z को माइनस आयोटा डाल देंगे तो f ऑफ माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 तो ये फिर से 0, और माइनस a आयोटा प्लस b, और f ऑफ माइनस आयोटा था 1 प्लस आयोटा, वो देखिए 1 प्लस आयोटा, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, करेक्ट। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, a और b सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों को, अगर मैं ऐड ही कर दूं, सिर्फ ऐड कर दूं, तो a आयोटा कट गया, 2b की वैल्यू हो गई 2 आयोटा प्लस 1, तो b हो गया आयोटा प्लस हाफ, b हो गया आयोटा प्लस हाफ, और b को आयोटा प्लस हाफ वापस रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो a आयोटा प्लस हाफ इज आयोटा, आयोटा आयोटा कट गया, तो a की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, और नीचे आयोटा आ गया, इनटू आयोटा अपॉन आयोटा कर दो, तो आयोटा बाय 2 बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कट गया, तो a की वैल्यू आयोटा बाय 2 आ गई बेटा। 2 इक्वेशन सॉल्व कर ली, करेक्ट। तो बस a और b को वापस यहां डाल दीजिए, सो रिमाइंडर बच जाएगा आयोटा बाय 2 इंटू जेड प्लस आयोटा प्लस हाफ, इस प्रकार का रिमाइंडर बन रहा है, आयोटा z बाय 2 प्लस हाफ प्लस आयोटा। आई थिंक बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, देख लो हाफ कॉमन लिया हुआ है पहली और तीसरी में से, तो आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा, यस बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर हो गया। अब देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर 2 इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, आप यहीं से क्यों नहीं आपने कोफिशिएंट ऑफ आयोटा a को 1 कर देते, b को 0 कर देते, जैसे हम करते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके, तो सर डायरेक्टली क्यों नहीं हमने a को 1 बोल दिया आयोटा का कोफिशिएंट और b को 0, क्योंकि 1 प्लस 0 आयोटा प्लस 0 लिखा है, तो b की वैल्यू 0 क्यों नहीं बोल दी,
क्यों नहीं बोल दी, बताओ, सोच के बताओ। कभी तो हम रियल पार्ट इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट, कभी हम सर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं दो दो इक्वेशंस, क्योंकि भाई वो तब करते हैं जब ए और बी रियल होते हैं। कोफिशिएंट्स कंपेयर कब कर सकते हो, जब ए और बी रियल है। यहां तो पता ही नहीं ना ए और बी रियल है कि नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जो पॉलिनोमियल रिमाइंडर के कोफिशिएंट कुछ भी आ सकते हैं बेटा, इनफैक्ट आ ही रहे हैं। तुमने देखा बी की वैल्यू नॉन रियल आ रही है, ए की वैल्यू भी नॉन रियल आ रही है, इसलिए हम कोफिशिएंट कंपेयर नहीं कर सकते। भाई कोफिशिएंट कंपेयर कब करते हैं, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, अरे भाई एक्स प्लस आई वाई को मैं अगर 3 + 2 आयोटा लिखा है तो कब बोल पाऊंगा x की वैल्यू 3 है, जब x रियल है ना, राइट। y जब रियल है, y को 2, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। हमें तो पता ही, अगर x के अंदर ही खुद ही अगर नॉन रियल है तो थोड़ी ना बोल दूंगा x को 3, राइट। तो इसीलिए यहां पे मैंने कंपैरिजन नहीं किया है, बिकॉज ए एंड बी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हमें उसको दो इक्वेशंस बना के सॉल्व ही करना पड़ा। चलिए ये हो गया, अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आज के समरी लेक्चर में देखो कोशिश ये रहती है कि चैप्टर के मिक्स कर करके क्वेश्चंस कराए जाएं, क्योंकि जब नॉर्मल तुम्हारा लेक्चर चल रहा होता है तो आगे के चैप्टर तो मिक्स करना इंपॉसिबल ही है, पीछे के फिर भी कर लें, आगे के तो कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने पढ़े ही नहीं होते, बट यहां पे हम थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर लेते हैं। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई, देखो लॉग इनइक्वालिटी, ये क्या दिख रही है, लॉग इनइक्वालिटी। अब कुछ लोगों को यहां पे लगता है सर आपने तो बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं बन सकती, तो बेटा है कहां, ये तो रियल नंबर है ना, मॉड z तो रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z में इनइक्वालिटी नहीं बन सकती, बट मॉड z तो रियल हो गया ना, मॉड z + 11 भी रियल हो गया, मॉड z -1 का होल स्क्वायर भी रियल हो गया, तो यहां पे उन्होंने रियल नंबर में ही इनइक्वालिटी बनाई हुई है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मॉड z को अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, मॉड z को r ले लीजिए। ठीक है, तो हमारी इनइक्वालिटी बन गई log 1/√2 पे बेस में r + 11 अपॉन r -1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और बेटा अब लॉग इनइक्वालिटी का तुम्हें पता है बेस 1 से छोटा है, देखो 1/√2 क्या होता है, बेस 1 से छोटा है, और जब बेस 1 से छोटा होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है लॉग हटाते वक्त। बेसिक मैथ में किया है ये सब कि भाई अगर मैं ये लॉग हटा रहा हूं तो नंबर जो है लेफ्ट में रखते हुए जो साइन है लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS कर दी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। सो r + 11 अपॉन r -1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये तो वेवी कर्व का क्लासिक क्वेश्चन बन गया भाई, वेवी कर्व लगा लो इसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, देखो ये होल स्क्वायर की टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो इजी हो जाएगा। सो 2 इधर ले गए, नॉर्मली आप क्या करते हो, हाफ को लेफ्ट में लाते हो, क्रिएट 0 इन RHS, फिर वेवी कर्व के स्टेप्स लगाते हो, वो भी लगा सकते हो, बट मुझे लग रहा है यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो क्यों ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बिकॉज इट इज पॉजिटिव। बट एक बात ध्यान रखनी थी, R 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर से हटा के तुम ऊपर ले गए, सो R इज नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना भाई, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट R 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि इनिशियली डिनोमिनेटर में था। बस अब खोल दो, सब कुछ राइट साइड में ले जा रहा हूं बेटा। सो R² - 4R R² - 4R और 1 - 22 - 21 और लेस देन, सब कुछ राइट में ले गया ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। देख लो 7 और 3 इसके फैक्टर बन गए हैं। अब कितनी प्यार से देखो ये वेवी कर्व लग जाएगा, ज्यादा आसान पड़ा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो -3 और 7 नेगेटिव एरिया शेड, तो R की रेंज हो गई -3 से 7, बट R इज मॉड Z, मॉड Z तो नेगेटिव कभी सुना नहीं है हमने सर, तो R को हम 0 से ही शुरू करेंगे क्योंकि 0 से 7 ही लेना पड़ेगा पॉजिटिव, बट उसमें भी 1 नहीं हो सकता, उसमें भी 1 नहीं हो सकता, तो ये अपनी R की रेंज, मॉड Z की रेंज आ गई बेटा। बट इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z पूछा है, वो तो 7 ही आ गई, लार्जेस्ट वैल्यू तो 7 ही आ गई बेटा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो 1 नहीं होगा, बट मैंने आपको आइडियल सिचुएशन में बताया, सारे कॉन्सेप्चुअली करेक्ट स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, तो करेक्ट जो R का इंटरवल आएगा वो ये, क्योंकि हो सकता है पूछ लेते नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ R, फिर क्या करते, तो गिनना पड़ता, इसलिए एग्जैक्ट आंसर निकालना जरूरी है। चलिए, तो जैसे एक ये किया हमने
ऐसे ही हम बेटा एक और कर रहे हैं, देखो इसी में मॉड्यूलस और फिर से इनइक्वालिटी और जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और इनइक्वालिटी का मिक्सचर, जैसे इसमें था लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी, यहां भी लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी। अच्छा ये EXP क्या होता है? देखो EXP क्या होता है, जब कई बार E की पावर बहुत बड़ी होती है ना, तो E की पावर x को हम लिख सकते हैं EXPX, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। बेसिकली कई बार क्या होता है ना, पावर बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे EXP ऑफ दिस, ये पूरी चीज पावर में लिखते, उससे बेटर उन्होंने कहा EXP लिख देते हैं, मतलब E की पावर में ये पूरी चीज है, सिंपल सी भाषा में। कभी भी अगर ऐसा लिखा है E की पावर EXP ऑफ साइन x सपोज, तो ये क्या है E की पावर साइन x। बट इतने सिंपल में कोई लिखता नहीं है क्योंकि छोटा सा साइन है, ऐसे ही लिख दो। बट जब बड़ी बड़ी पावर आ जाती हैं तो ऐसे EXP को लिखकर हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक तो चीज ये हो गई, ठीक है सर। अब देखो राइट साइड तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो निकाला जा सकता है। राइट साइड तो मुझे बड़ा आसान सा दिख रहा है, चलो लगाता हूं जरा। तो मॉड ऑफ, रफ में लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, रूट 25 इंटू 7 प्लस 81, 25 6 150, 175 प्लस 81, कितना हुआ भाई साहब, 6 8 7 15, 256। मजा ही आ गया सर, ये तो 16 हो गया। यानी इस चीज का मॉड्यूलस बेटा 16 हो गया है। इस चीज का मॉड्यूलस क्या हो गया है, 16 हो गया है। और लॉग में बेस रूट 2 है, तो लॉग 16 बेस रूट 2 करना है। ये हमारा RHS है। रूट 2 को लिख लो 2 की पावर हाफ, हाफ जो है डिनोमिनेटर में, मतलब 2 न्यूमरेटर में चले जाएगा। 16 को लिख लो 2 की पावर 4, 4 आगे, तो 8 log 2 2 8 हो गया। सो एक्चुअली जो पूरा RHS है ये तुम्हारा बेटा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया ना मजा? RHS तो बड़ी आसानी से लॉग की मदद से, मॉड्यूलस की मदद से सिंप्लीफाई हो गया। अब ये EXP का क्या करें? देखो भाई, अगर अब तुम थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाओ, EXP भी है और log भी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, EXP x log y बेस E ln है, बेसिकली वो x ln y, EXP x ln y, ऐसा ही तो कुछ लिखा है, EXP समथिंग ln 2, ठीक है जी। तो इस चीज की वैल्यू क्या होगी, EXP का मतलब E की पावर x ln y, हाँ सर। और अब x को ऊपर ले जाओ y की पावर में, सो E की पावर ln ऑफ y की पावर x, और E और ln तुम्हें पता है हट जाते हैं, तो ये सिंपल y की पावर x हो जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। याद आया भाई, E की पावर ln t को t लिख सकते हैं, बस वही प्रॉपर्टी मैंने यहां लगा दी कि इस E की पावर ln ऑफ दिस को सिर्फ ये लिख दिया। तो अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल और ln दोनों है तो उसको तुम x ln y को लिख सकते हो y की पावर x। तो सेम लॉजिक अगर यहां लगाऊं, x ln 2, तो 2 की पावर ये पूरी चीज बेटा पहले 2 की पावर में जाएगी, E और ln हट जाएंगे। सो 2 की पावर मॉड z प्लस 3 मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z प्लस 1, ये 2 की पावर ये बन गई। और राइट साइड में तो 8 आया था, विच इज 2 की पावर 3, राइट। 2 की पावर 3 राइट साइड वाले 8 को लिख दिया, ये 8 आया था ना। देख लो भाई, क्या खतरनाक सवाल था जो कि बहुत ही आसान सा बन गया। अब 2 की पावर ये इससे बड़ी है तो ये पावर इससे बड़ी हो जाएगी। सो मॉड z प्लस 3 मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी। बस अब तो मॉड z को फिर से r लेके, तो r प्लस 3 r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वेवी कर्व का क्वेश्चन, लंबा मेथड ये कि 3 को लेफ्ट में ले आओ, बट बेस्ट मेथड ये कि r प्लस 1 क्योंकि पॉजिटिव है भाई, r मॉड z था पॉजिटिव, उसमें 1 जोड़ा पॉजिटिव, तो r प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ही प्यार से इसको कर देना चाहिए। तो r प्लस 3 इंटू r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, r प्लस 3 हो गया, r स्क्वायर प्लस 3r माइनस r, तो प्लस 2r माइनस 3, तो r स्क्वायर माइनस r माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब वेवी कर्व बहुत ही आसानी से लग जाएगा। वेवी कर्व लग गया बेटा अब तो, r माइनस 3r प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, यानी कि 3 से बड़ा माइनस 2 से छोटा। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो बेकार है क्योंकि r नेगेटिव नहीं हो सकता, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी मॉड जेड, आर क्या माना था, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड पूछी हुई है, बस हो गया, 3 हो गई लीस्ट वैल्यू। ए ऑप्शन, हमारा आंसर ए आ गया बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देख सकते हो इंडिविजुअली क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा जेई की खासियत है क्वेश्चन पूछना। अगर तुम देखो, ये अपने आप में क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, 2-3 सवालों का मिक्सचर है। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता था बिल्कुल बेसिक सा, है ना। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता था कि ई और एल हटाने का फंडा। उसके बाद ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता था वीवी कर्व का। तो 3 सवालों को मिक्स कर दिया है। क्या क्या, एक तो आपकी ये लॉग की प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, उसके बाद वेवी कर्व, राइट। तो इन 3 चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर फंडामेंटल्स तुम्हारे क्लियर हैं, बेसिक फंडे तुम्हें क्लियर हैं, बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हैं, तो तुम्हें जितना मर्जी घुमा लें। अब इसमें मॉड लॉग की जगह सपोज कुछ और ले जाते, ट्रिग्नोमेट्री कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर देते। तो इसी तरह से जेई की हैबिट होती है बेटा क्वेश्चंस को मिक्सिंग करने की। आपको घबराना नहीं है, बस आपको बेसिक फंडों पे अपने ध्यान रखना है। नोट्स इसीलिए बार बार रिवाइज करने हैं, क्या बताई गई हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं। अब तुम्हें सर यही भूल गया मैं, सर मॉड्यूलस ऐसे निकालते हैं, सर लॉग की प्रॉपर्टी भूल गया, √2 था तो 2 की पावर हाफ बाहर 2 बनेगी। छोटी छोटी चीजें भूलनी नहीं है। सर ई की पावर ln x भूल गया मैं, सर ई की पावर ln होता है, यही भूल गए। तो छोटी छोटी चीजें अगर याद रखोगे तो इन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप कहां फंसे थे, कौन से स्टेप पे, क्या ये नहीं सोच पाए थे, राइट, या फिर आप ये नहीं राइट साइड सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, या वेवी कर्व सॉल्व नहीं कर पाए। तो उन चीजों के नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है, उन चीजों के नोट्स रिवाइज करके अपने मेमोरी में रखिए उन सब चीजों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जेई मेन 2020 का क्वेश्चन। तो मैंने जान के, आप देख रहे होंगे आज मैंने 20 और 21 के क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किए हैं, क्योंकि यार 22, 23, 24 के क्वेश्चन मोस्टली मैंने क्लास में ही रेगुलर अर्जुना में डिस्कस कर लिए थे। तो यहां पे हम कोशिश ये है कि भाई पुराने क्वेश्चन भी कवर हो जाए, कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाए अदर देन व्हाट यू हैव डन इन द बैच। इन द इक्वेशन दिस b इज रियल नंबर हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट। अब देखो लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत नहीं थी, फालतू में तुम्हारी हेल्प करी गई है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर b रियल है और 45 भी रियल है तो एक क्वाड्रेटिक जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, 1 तो रियल है ही, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b उसने बोल ही दिया, 45 रियल है ही, तो a b c तीनों रियल है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आने थे भाई रूट। तो ये तो हमें पता है, बट फिर भी उसने तुम्हारी हेल्प करी। भला इंसान है जिसने पेपर बनाया कि भाई चलो मेन का सवाल है, हल्का सवाल बनाना चाहता हूं, मैं हेल्प कर देता हूं बच्चों की कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, आते ही हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अगर एक z होगा तो दूसरा z बार होगा, ठीक है जी, ठीक है सर, विच सेटिस्फाई, ठीक है, एंड दे सेटिस्फाई मॉड z प्लस 1 इक्वल टू 2√10। समझ गया सर, समझ गया। तो एक बात तो समझ आ गई, देखो सम ऑफ रूट्स z प्लस z बार क्या हो गया -b, और z इंटू z बार 45 हो गया। इनफैक्ट ये तो मॉड z स्क्वायर होता है, और ये z प्लस z बार 2 रियल पार्ट होता है। लिख लिया मैंने, जस्ट इन केस काम आए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के रिलेशंस लिख दिए हैं। अच्छा इसको क्या करोगे सर, देखो भाई मॉड z प्लस 1 है, 2√10 है, तो होल स्क्वायर कर देता हूं, इसको होल स्क्वायर कर देता हूं, और ये हो गया 4 इंटू 10 40, और मॉड z स्क्वायर को दिस प्लस इट्स कॉन्जुगेट लिख दिया बेटा। कभी भी मॉड z स्क्वायर हटा रहे हो, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर हटा रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो ऐसे हटता है, रियल नंबर नहीं है कि सीधे मॉड अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस का स्क्वायर हटता है अल्फा इंटू अल्फा बार से, तो दिस इंटू इट्स कॉन्जुगेट, 1 का बार तो 1 ही होता है। ब्रैकेट्स खोल लो, देख लो भाई मजा आ गया। z बार तो 45 था, और z प्लस z बार तो माइनस भी है। देखो कितनी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। तो 40 यहां से कटा, सो b की वैल्यू 5 और 1 6 आ गई है भाई, b की वैल्यू 6 आ गई है। b तो मैंने निकाल ही डाला सीधे। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये उल्टे सीधे काम क्या कर रहे हैं, b में इक्वेशन बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी बना लेंगे भैया। b को 6 देख लेते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। b को 6, 36 माइनस 6 30, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। सर हमने सोचा ही नहीं कि इसको स्क्वायर कर दें, तो वही तो बात है ना, मैंने कैसे सोच लिया, क्योंकि मुझे पता है जब इसको स्क्वायर करूंगा और जब ब्रैकेट खोलूंगा, मुझे अगला स्टेप पहले ही दिख रहा था कि z बार की टर्म
क्रिएट होगी और मेरे पास उसकी वैल्यू पड़ी है, इसलिए मैंने ये चीज सोची। अब ये कैसे आती है? खूब सारी प्रैक्टिस कर करके। तो मैं क्वेश्चन क्लास में ऐसे खूब करवाए हुए, प्रूविंग के क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें मॉड z प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर था, उसको खोला था, प्रूव करा था। तो वहां पे वही चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, वही चीजें बेटा यूज हो रही हैं। चलिए, तो बहुत हो गए मॉड्यूलस कॉन्जुगेट के। एक आर्ग्यूमेंट का भी कर लेते हैं भाई, अभी तक हमने एक भी आर्ग्यूमेंट का नहीं किया। फिर आएंगे डी मॉर्गन्स लॉ पे, सॉरी डी मॉइवर्स थ्योरम पर आएंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने अगली चीज पढ़ी थी। देखिए भाई सवाल, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी w इज 1 माइनस रूट 3 आयोटा, अनदर कॉम्प्लेक्स z भी सच दैट मॉड z मॉड w 1 है। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट में तो टूट जाता है, मॉड z इंटू मॉड w 1 हो जाएगा। अच्छा, मॉड w तो यहां से निकल भी जाएगा। देखो जो जो मुझे समझ आता जा रहा है लिखते जा रहा हूं। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट यानी 2 आ गया, तो मॉड w 2 हो गया, तो मॉड z हाफ हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये तो बड़ा आसान सवाल लग रहा है भाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन w, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है लॉग की तरह, इस पाई बाय 2। पाई बाय 2 किसका आर्ग्यूमेंट होता है सर? पाई बाय 2 तो आयोटा का आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छा, तो वो भी कर सकता हूं। नहीं तो मैं क्या कर सकता था, w का आर्ग्यूमेंट निकाल ही लेता भाई, और यहां डाल देता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी निकल आता। वही कर लेता हूं, फालतू प्रॉपर्टी पे क्यों जाऊं, है ना। करने को इससे भी कर सकता हूं, बट मैं कह रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ w निकाल लो ना भाई। w को प्लॉट कर लो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, और y बाय x करेंगे तो tan थीटा रूट 3 यानी कि 60 पाई बाय 3, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है सो माइनस पाई बाय 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ w, माइनस पाई बाय 3 हो गया दोस्त। आर्ग्यूमेंट ऑफ w क्या हो गया? माइनस पाई बाय 3। यहां पे वैल्यू डाल देता हूं, तो आर्ग्यूमेंट z माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 90। तो आर्ग z हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 विच इज पाई बाय 6। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया पाई बाय 6। बस अब तो खेल खत्म, मॉड z आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया, यानी ये r हो गया और ये थीटा हो गया। सो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आर्क सिस थीटा से लिख देता हूं, r हो गया हाफ कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। वैल्यूज डालिए इसकी, ये रूट 3 बाय 2, ये 1 बाय 2, सो रूट 3 बाय 4 प्लस आयोटा बाय 4। z कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर z भी निकल आया, w तो था ही। अब क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस ओरिजिन z एंड w। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा आर्गन प्लेन में हमें जाना पड़ेगा। आर्गन प्लेन में चलते हैं भाई, नया बना लेते हैं, इसको छोड़ो, नया बना लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो जो w था वो 1 माइनस रूट 3 आयोटा यानी कि 1 कॉमा माइनस रूट 3 पॉइंट था, ये तो हमने पहले भी बनाया था। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1 रूट 3 बाय 4 1 बाय 4, ये हो गया रूट 3 बाय 4 कॉमा 1 बाय 4, और ओरिजिन तो ये है ही। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का तरीका, जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ी है, 10th क्लास में भी होता था वैसे तो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिनके वर्टाइसेस दिए होते हैं, कुछ स्कूल्स में डिलीटेड था वो पोर्शन, तो आप उस फॉर्मूले को आपको आना जरूरी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता था, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है बेटा, इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं हाफ x1 y1 1 x2 y2 1। अब ये वाली चीज हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो, डिटर्मिनेंट तुमने फिजिक्स में सॉल्व करा होगा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते हैं, उसका एरिया ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आपने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा हुआ है। तो x1 y1 क्या है? कोई भी वर्टेक्स, जैसे यहाँ 0 0 है, x2 y2 ये वाला, x3 y3 ये वाला ले लीजिए, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोल के हाफ बाहर मल्टीप्लाई करिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है। अभी 11th वालों को नहीं पता होगा ऑब्वियसली, अर्जुना बैच में जो है आप लोग इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिटेल में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो एरिया निकालता हूं इससे। सो एरिया हो गया
हाफ x1 y1 की जगह तो 0 0 था और 1 था, पहला रो ये है। x2 y2 की जगह ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3/4 1/4, √3/4 1/4 1, और अगले वाले के लिए 1 माइनस √3 और 1। अब एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो आई कैप होता है ना, जैसे जे कैप के कैप, तो दिस इंटू 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, माइनस 0 इंटू समथिंग ये भी 0, सिर्फ ये वाला बचेगा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हाफ ऑफ √3/4 इंटू माइनस √3 माइनस 1/4 इंटू 1, और क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है मॉड भी लगा लो, नेगेटिव आ गया तो मॉड आपको एरिया को पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ -3/4 माइनस 1/4 का मॉड, तो -4/4 माइनस 1/2 का मॉड, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ आ रहा है बेटा। इस ट्राइंगल नीले वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ बन गया है, हाफ बन गया है भाई, ठीक है, आ गया। तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यूज हो गई थोड़ी, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है कि भाई ज्योमेट्री वाली चीजें आपको आगे आएंगी। अभी तो ये बहुत ही बेसिक सी ज्योमेट्री थी, अभी बहुत हाईफाई ज्योमेट्री यूज होगी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर, उससे इसीलिए पहले हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हम लोग करेंगे। देख लीजिए भाई, देख लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने नया सीखा है। इसकी वैल्यू कैसे निकाली, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन, जो आपने अगर अभी नहीं सीखा है फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सिखाया गया होगा, मैथ्स में 12th में सीखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप एक और मेथड बता रहे थे प्रॉपर्टी वाला, ये तो आपने ठीक है सीधा सीधा कर दिया, व्हाट इफ हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो क्या हम फिर से यहां तक पहुंच सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दिस। देखिए, तो मेथड 2 बिल्कुल पहुंच तो सकते ही हैं, देखते हैं मेथड 2 को। सो मेथड 2 क्या है, लेट्स सी। हम, अब मैं ये नहीं कह रहा वो बेटर है ये बेटर है, वो तो सिमिलर से ही लग रहे हैं मुझे, फिर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z/w इज π/2, ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z/w π/2, π/2 किसका आर्ग्यूमेंट होता है, प्योरली इमेजिनरी का, तो z/w को k टाइम्स आयोटा कह देता हूं, क्योंकि k टाइम्स आयोटा व्हेन k इज पॉजिटिव, ऊपर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं प्योरली इमेजिनरी, उन्हीं का तो आर्ग्यूमेंट π/2 होता है, तो मैंने k टाइम्स आयोटा मान लिया इस कॉम्प्लेक्स को, यानी z हो गया kw आयोटा, और मॉड ले लेता हूं पूरी तरफ, तो मॉड z इक्वल टू मॉड k मॉड w मॉड आयोटा, ये तो 1 है, मॉड w हमें ऑलरेडी पता है 2 है, मॉड w हमें ऑलरेडी पता है 2 है, मॉड k पता नहीं है, और मॉड z हमें ऑलरेडी पता है, मॉड z हमारा हाफ था, तो यहां हाफ रख दिया, मॉड k तो k ही है क्योंकि पॉजिटिव है, तो k की वैल्यू 1/4 बन गई, k की वैल्यू 1/4 यहां डाल दीजिए, तो z हो गया 1/4 w इंटू आयोटा, w की वैल्यू वापस डाल दो, सो 1/4 आयोटा इंटू w की वैल्यू क्या थी 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है, आयोटा अंदर ले जाइए, √3 आयोटा स्क्वायर प्लस √3 हो गया, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, z देख लो 1/4 आयोटा प्लस √3, 1/4 आयोटा प्लस √3, सेम ही चीज मैं यहां पे डिफरेंट तरीके से आया था, यहां पे मैं कैसे आया कि भैया मैंने चुपचाप आर्ग्यूमेंट ऑफ ये निकाल के इसकी वैल्यू यहां डाल दी और आर्ग्यूमेंट z निकाल लिया, फिर ट्रिगो फॉर्म लेके z, ये ज्यादा आसान है, सोचना ज्यादा आसान ये है, बट ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि भाई मैंने क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट π/2 है तो उसे k टाइम्स आयोटा मान लिया। अब तुम पता है क्या करते हो, सर पहला मेथड अच्छा है, दूसरा छोड़ो सर, भूल जाता हूं मैं, इसी क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक भी काम आएगा, इसीलिए तो मुझे पता है, क्योंकि कहीं और मैं ये लगा चुका हूं बहुत बार, वहां पे ये वाला बेटर रहता है, इसलिए आपको ट्रिक्स सब पता होनी चाहिए, किस जिस क्वेश्चन में जो आसान लगे वो लगाना ना, बट याद तो सब रखो, ये नहीं कि इस क्वेश्चन में आसान है तो मैं यही वाली सीखूंगा बस, अरे दोनों सीखो, तभी तो जो बेटर क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में हो सकता है ये वाली ज्यादा छोटी पड़े ट्रिक, इसलिए आपको आनी सारी चाहिए। चलिए, तो आंसर आ चुका है हमारा, आगे का प्रोसेस तो खैर सेम ही रहेगा, z निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल तो उसी फॉर्मूले से मदद लेनी पड़ेगी। चलो भाई, डी मॉइवर्स थ्योरम, अब आपको डी मॉइवर्स थ्योरम क्या मोटा मोटा याद दिला देता हूं, क्या करा था हमने भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कुछ भी पावर होती है, जैसे अगर तो वो इंटीजर है, मान लो 6 है, तो उसे कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा लिख सकते हो ओनली, पावर में अगर इंटीजर है तो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, बट अगर पावर में फ्रैक्शन है तो मान लो 6 की जगह 1/6 होता, तो आप लिख सकते हो फिर भी थीटा बाय 6 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 6
बेसिकली पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, बट दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज। इसकी और भी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। जब पावर में रैशनल नंबर होता है तो मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। कैसे मिलती हैं सारी? पहले थीटा को जनरल आर्ग्यूमेंट ऐड करना होता है, 2n पाई ऐड करने के बाद डी मॉइवर्स लगाई जाती है। ये सब ट्रिक्स मैंने आपको क्लास में बताई है, मोटा मोटा याद दिला दिया है। इंटीजर हो, जैसे 6 था, -5, -2, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी इंटीजर हो, तो आपको कोई जरूरी नहीं है 2n पाई जोड़ने की, सिर्फ यही वैल्यू मिलेगी। बट अगर पावर में रैशनल नंबर है, नॉन इंटीजर, तो आपको थीटा के साथ पहले 2n पाई ऐड करना होगा, फिर डी मॉइवर लगानी होगी, तब आपको जाके सारी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं बेटा। ये 2012 का एडवांस का क्वेश्चन है, बट आजकल इस तरह के मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस एडवांस के क्वेश्चन को। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर विच रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव। अच्छा, तो मुझे एक बात तो दिखाई दे रही है कि z की पावर 5 को अगर मैं t लेट कर दूं तो ये z की पावर 10 तो t स्क्वायर हो गया। एक तरह से क्वाड्रेटिक सी बन गई है, जिसकी स्प्लिटिंग द मिडिल भी बड़ी अच्छी हो रही है भाई। स्प्लिटिंग द मिडिल भी बड़ी अच्छी हो रही है ना जी? सही लिखी है। यानी t की वैल्यू -32 और t की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक है सर, अब हम z की पावर 5 वापस डाल देते हैं। z की पावर 5 -32 और z की पावर 5 1। अब ये नहीं यहां से z1 आ गया सर, यहां से z -2 आ गया। अबे नॉन रियल भी तो ढूंढनी है। 10 सॉल्यूशंस हैं, इस 10 डिग्री इक्वेशन है, तो हमें नॉन रियल की भी बात करनी है, क्योंकि उसने बोला है ऐसी ऐसी सॉल्यूशंस बताइए जिन सबका रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो कोई नहीं, इसको पकड़ लेते हैं। पहले ये सिंपल सी लग रही है, z की पावर 5 बराबर 1, तो z हो गया 1 की पावर 1/5, यानी फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब याद करो, क्लास में जैसे क्यूब रूट्स डिराइव करी थी हमने, 1 को क्या लिखा था? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और पावर फ्रैक्शन है तो 0 के साथ 2n पाई पहले ऐड करूंगा, और फिर डी मॉइवर्स लगाऊंगा। 1/5 इस एंगल में मल्टीप्लाई, तो cos 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5 हो गया बेटा, है ना? और इसके बाद तुम्हें पता है n की विचित्र विभिन्न वैल्यूज डाली जाती हैं, अलग अलग वैल्यूज डालेंगे। दैट इज n को 0 से स्टार्ट करेंगे। n 0 डालेंगे तो पहली रूट आएगी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच इज 1, जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है तो लेंगे ही। n को जब 1 डालोगे, 0 से 4 तक डालोगे, क्योंकि फिफ्थ रूट तक जा रहे हैं, तो 0 से 4 तक, एक कम तक। n को 1 डालेंगे तो cos 2 पाई बाय 5, तो सिस 2 पाई बाय 5 आ गई। और cos 2 पाई बाय 5 क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिव होता है, इसलिए तुम्हें ये भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी रियल पार्ट पॉजिटिव है। जैसे ही n को 2 डालोगे तो cos 4 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 5। अब तुम देखोगे ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया, इसलिए नेगेटिव बन गया है। हेंस वी विल रिजेक्ट दिस वन। इसको हम क्या करेंगे? इसको तो बेटा रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका रियल पार्ट नेगेटिव है। n3 डालेंगे, n3 डालेंगे, 3 दूनी 6, 6 पाई बाय 6, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, ये भी रिजेक्ट होगी। n4 जैसे ही डालूंगा तो n4 डाल के 4 दूनी 8 पाई बाय 5 cos 8 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 5। तो अब इसमें थोड़ा शक हो रहा है सर, पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट का है, तो भाई सिंपली डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो, है ना? 8 पाई बाय 5, 8 इंटू 180 बाय 5। एंगल चेक, क्वाड्रेंट चेक करना चाहता हूं मैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 इंटू 8, सो 72 इंटू 4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288 डिग्री हो रहा है। 288 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा हो गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस वापस से पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये वाली वैल्यू भी लेने वाला हूं बेटा। इसलिए वाली वैल्यू भी, तो मैंने वो वाली वैल्यू ले ली जिन जिन के रियल पार्ट, इसका तो 1 ही था, इसका cos 2 पाई बाय 5 था, इसका cos 8 पाई बाय 5, इन तीनों का रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो यहां से 3 सॉल्यूशंस आ गई z की पावर 5 इक्वल टू 1 से। अब सेम एनालिसिस इसका करिए, इसका करिए, देखिए। तो z की पावर 5 इस बार हो गया, अगले पेज पे लिख देता हूं, z की पावर 5 -32, z की पावर 5 बेटा -32 हो गया। ठीक है सर, तो इसको क्या लिखोगे?
32 बाहर और -1 को लिख दिया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। चाहे पावर 5 को उधर 1/5 कर लो, पावर 1/5 कर लो और पहले 2n पाई जोड़ो, 32 की 5th पावर तो करी दो 2 cos 2n पाई प्लस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन। डी मॉइवर्स भी मैंने लगा दी है, डी मॉइवर्स भी बेटा मैंने लगा दी है, देख लो सही है। फिर वही n को 0 से डालना शुरू करेंगे, n को 0 डालेंगे तो z इक्वल टू 2 सिस पाई बाय 5 आ गई, जो कि लूंगा क्योंकि इसका रियल पार्ट cos पाई बाय 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। n को 1 डालूंगा तो देखो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 5, ये नहीं लूंगा अब क्योंकि इसका नेगेटिव हो गया, 3 पाई बाय 5 सेकेंड क्वाड्रेंट का है। कैसे पता सर आपको? देखो 3 पाई बाय 5 तुम्हारा जो है 5 बेसिकली अगर तुम्हारा 2.5 पाई बाय 5 होता, 2.5 का मतलब 5/2, तो ये पाई बाय 2 होता है ना, तो 2.5 पाई बाय 5 से कुछ भी बड़ा लिख दूं तो वो तुम्हारा पाई बाय 2 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे पता है 2.5 से बड़ा 3 होता है, इसलिए वो पाई बाय 2 से थोड़ा बड़ा हो गया है, सीधे मैंने हटा दिया। फिर 2 डालूंगा, 2 टू 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 पाई बाय 5, वो तो कॉस पाई हो गया बेसिकली, तो वो तो वैसे ही माइनस होता है नेगेटिव, ये भी हटा दो। n को 3 डालूंगा, 3 डालूंगा 3 टू 6 7 cos 7 पाई बाय 5, तो मैं सोचना है cos 7 पाई बाय 5, cos 7 पाई बाय 5 आज देखा था ये हो जाएगा cos 7 इंटू 36 7 या 21, 7 6 42, 21 और 4 252, क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का है यानी नेगेटिव ही होगा, इसको भी हटाइए। और लास्ट n को 4 डालेंगे, 0 से 4 क्योंकि 5th रूट तक जाना है, 4 अगली डालोगे सब रिपीट होंगी वैसे भी, तो 2 cos 4 टू 8 9 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाय 5, और अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है, ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है, तो इसलिए अब ये वाला अपना जो है पॉजिटिव बन गया है, इसलिए इस वाले को भी ले लोगे। तो एक्चुअली यहां से कितने मिले? 2 मिले, एक ये और एक ये, तो 2 यहां से 3 यहां से मिले थे, 1 2 3 टोटल 5 सॉल्यूशंस, 10 में से ऐसे हैं जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन से आपका डी मॉइवर्स थ्योरम, nth रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये सब रिवाइज हो गया है, देख लीजिए देख लीजिए। चलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कर लेते हैं, जहां हमने इतना करा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भी करेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं, मतलब 1 की पावर 1/3 अगर लेनी है तो 3 होती हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डी मॉइवर से डिराइव हो जाती हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर होती है -1 माइनस √3i/2, करेक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ओमेगा की पावर 3 हमेशा 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम हमेशा 0 होता है, बिल्कुल याद होनी चाहिए बेटा आपको। ओमेगा की हायर पावर्स भी लिखनी हो, ओमेगा की पावर 4 फिर से ओमेगा हो जाएगा बिकॉज 3 तक तो 1 ही है, ओमेगा की पावर 5 फिर से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 फिर से 1 हो जाएगा, 7 वाला फिर से ओमेगा हो जाएगा, 8 वाला फिर से ओमेगा स्क्वायर, 9 वाला फिर से 1, तो ये चीज हमारी रिपीट करती जाती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हायर पावर्स तक रिपीट करती जाती हैं। तो इन जनरल अगर मैं लिख दूं, जैसे ओमेगा की पावर 3 1 होता है तो ओमेगा की पावर 3n भी 1 होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर, n अगर कैसी ही भी इंटीजर हो तो ये अपना 1 होता है, करेक्ट। और फिर ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 ओमेगा होता है, देखो 4 में या 10 में या 7 में ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये हमने जनरलाइज कर दी इसकी हायर पावर्स, ये सब हमने क्लास में पढ़ा था बेटा, आपको याद होना चाहिए। चलो इस पे भी जल्दी से एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन इस पे भी करा दिया जाए। देखिए 2021 में पूछा गया है, बहुत सिमिलर क्लास में मैंने करवाया था आपको, डिफरेंट ईयर का, बट ये डिफरेंट है। देखिए पहले तो z जो दिया है वो देखने में ओमेगा जैसा है बट है नहीं, z है हाफ माइनस √3i/2, तो माइनस कॉमन ले लूं तब जाके ये ओमेगा बन रहा है, दोनों में से माइनस कॉमन लेके ओमेगा बन गया, यानी z एक्चुअली क्या है,
माइनस ऑफ ओमेगा है, z इज माइनस ऑफ ओमेगा। ध्यान से देख लेना भाई, z क्या है, माइनस टाइम्स ओमेगा। पहले क्वेश्चन में जो क्लास में कराया था उसमें z ओमेगा ही था, इसमें माइनस ओमेगा हो गया। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, तो भाई देखो z अगर माइनस, अच्छा एक चीज और, इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स होते हैं, x² + x + 1 = 0। अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें उसके भी ये दोनों रूट्स आ जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो ये भी याद रखना होता है, कभी ये क्वाड्रेटिक दे दें तो इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। कई बार ये क्वाड्रेटिक दे देते हैं, ये चीज ना देते हुए क्वाड्रेटिक दे देते हैं, ठीक है। तो अब सोचो माइनस ओमेगा कौन सी क्वाड्रेटिक का रूट होगा, भाई x² माइनस x की जगह माइनस x डाल दो ना, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट अपना माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने उस वाली क्वाड्रेटिक में x की जगह माइनस x डाल दिया, तो ये तो सेम ही रहा x², ये माइनस x बन गया। तो ये वाली चीज भी अभी मुझे काम आ सकती है, ध्यान देना। तो यानी कि x बोल लो z बोल लो, बात एक ही है। तो x², इसको x से डिवाइड करो, देखो तो x + 1/x की वैल्यू बेसिकली 1 हो गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में x + 1/x की वैल्यू 1 है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इसके यूज करने से क्वेश्चन में कई बार बीच में काम आ जाएगा। यानी z + 1/z यहां पे हमारा z + 1/z 1 है, ठीक है सर, समझ गया, ठीक है सर। तो अब देखो z + 1/z क्योंकि 1 है, तो ये वाला तो 1 का क्यूब हो गया, सीधे ही मैंने डाल दिया। आप चाहो तो z की जगह माइनस ओमेगा डाल लो, बात एक ही है। z की जगह देखो, z डाल के दिखा देता हूं, माइनस ओमेगा 1/- ओमेगा, तो माइनस कॉमन एलसीएम ओमेगा स्क्वायर + 1 ओमेगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस ओमेगा, ओमेगा बाय ओमेगा, तो कट कटा के 1 आ गया। अब आप ये ऐसे करते, मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि यार ये चीज 1 होगी, ये चीज क्या होगी, 1 होगी सर, ठीक है। अब z² + 1/z² क्या हो जाएगा, सोचो, तो इसका स्क्वायर कर दो, या फिर बात वही है, यहां z की जगह माइनस ओमेगा डाल लो, बात एक ही है। या मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, मैं क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी मदद ले रहा हूं, तो ये वाली टर्म तुम्हारी -1 आ जाएगी बेटा, ये वाली टर्म -1 आ गई। तो एक बात तो दिख रही है, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों तो कट रहे हैं सर, ठीक है। सब में कटेंगे क्या, देखते हैं। थर्ड टर्म को देख लेते हैं, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अब चाहे तो इसका होल क्यूब कर दो, है ना, होल क्यूब कर दो, या जो मेथड अच्छा लगे आपको। क्वाड्रेटिक से जाना है इसका होल क्यूब कर दीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स से जाना है, नहीं सर हम तो कॉम्प्लेक्स से जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो z की जगह माइनस ओमेगा यहां डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा का क्यूब, होल का क्यूब, और ये हो गया माइनस ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो -1, ये -1, तो -2 का क्यूब यानी -8, ये टर्म आएगी -8। आपको लगता है नहीं सर हम तो क्वाड्रेटिक से करेंगे, तो भैया z + 1/z को होल क्यूब कर लो, देख लो z + 1/z = 1 था, क्यूबिंग बोथ साइड्स करिए, 3ab a + b, एक सेकेंड, z + 1/z 1 ही था ना, हाँ 1 ही था, एक सेकेंड, 1 ही था भाई, z + 1/z 1 था, तो a³ + b³ + 3ab, ab तो कट गया, a + b = 1, तो z³ + 1/z³ -2, हाँ ये 1 डाल दी, तो 1 - 3 दैट इज -2। तो इतनी चीज की वैल्यू अंदर -2 बन गई, और -2 का भी क्यूब लेना था, तो -8 हो गया। समझ गए, समझ गए हो। अब सर ऐसा ही हो रहा होगा हर एक टर्म में, हर एक टर्म में ऐसा ही हो रहा होगा, बस यही गलत हम सोच लेते हैं इस क्वेश्चन में कि सर उस, क्योंकि क्लास में जो कराया था वहां पे 3-3 के बाद रिपीट हो रहा था, तो यहां भी सर 3-3 के बाद रिपीट हो रहा होगा, नहीं, यहां बड़ा मजा आने वाला है। देखो जरा चौथी टर्म देखो, z4 + 1/z4, चौथी टर्म क्या होगी, z4 + 1/z4, तो होगा क्या दोस्त कि जो z4 + 1/z4 है वो इसके स्क्वायर से मिलेगी, इसको फिर से SBS कर दो, तो z4 + 1/z4 + 2 = 1, तो z4 + 1/z4 -1 बन जाएगी बेटा। तो अगली 1 नहीं आएगी, पहली टर्म 1 थी, फिर -1, फिर -8, तो अगली तो पैटर्न के हिसाब से 1 आनी चाहिए थी, बट ये -1 आ गई, ये क्या आ गई, -1, तो पहली टर्म और दूसरी कट गई, अगली वाली फिर -1 आएगी पहले, फिर +1 आएगी, 5 वाली पावर 1 आ जाएगी, तो वो कटेंगी तो है ही अभी भी, बट पैटर्न पलट गया।
1 और -1 की जगह इस बार -1 और 1 आएंगी, चौथी और पांचवी टर्म, समझ गए। छठी टर्म देख लो जरा, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो z की 6 प्लस 1/z की 6, कॉम्प्लेक्स मेथड ही लगा देता हूं, z को माइनस ओमेगा डाल देता हूं, तो ओमेगा की 6 प्लस 1/ω6, और इसका क्यूब तो है ही, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 2 का क्यूब यानी कि बेटा 8 बन गया है। तो ये और ये कट जाएंगे, सेम नहीं आया, पहले -8 आया था, तो जब 3 का मल्टीपल ऑड था 3, उसमें -8 आया, बट जो 3 का मल्टीपल इवन था 6, उसमें +8 आया। यानी अगला वाला जो आएगा, खेल समझ रहे हो ना तुम क्या हो रहा है भाई। देखो इसमें कितनी टर्म लिखी है, 21 तक लिखी है, तो खेल ये हो रहा है कि ये वाला 21 तो अभी साइड में रख लो, ये लास्ट में ऐड करेंगे, पहली टर्म T1 बोल देता हूं, ठीक है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, ऐसे कहानी चल रही है। तो मैंने देखा यार ये पहली टर्म तो 1 हो रही थी और ये -1, तो ये दोनों आपस में कट गए। फिर चौथी और पांचवी में भी कट तो गए, बट पैटर्न रिवर्स हो गया, ये -1 और 1 हो गए, करेक्ट। अच्छा T3 जो थी -8 आई थी और T6 +8 आई थी, तो ये भी आपस में कट गए। तो एक्चुअली खेल तो ये हो रहा है कि पहली 6 टर्म्स का सम सबका मिला के 0 आ जा रहा है, तो अगली 6 का भी 0 आएगा, क्योंकि अब 6 के बाद तो रिपीट होना ही है। माइनस की वजह से 6 के बाद पैटर्न हो रहा है, क्योंकि माइनस इवन और ऑड में अलग बिहेवियर देता है। तो 6 तक का सम 0, अगली 6 का 0, अगली 6 का 0, 18 तक सम 0 हो चुका है, 19 20 21 नंबर की बचेगी। तो यानी कि तुम्हारे पास क्योंकि 21 टर्म्स हैं, 18 तक तो सब खेल खत्म, T19 T20 और T21 ये भाई तो वैसे ही कट जाते हैं 1 और -1 आके, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 21 वाला बचा, और 21 3 का मल्टीपल है बट ऑड है, तो इसलिए वो ये वाला पैटर्न चलाएगा, 3 का मल्टीपल ऑड वाला, यानी ये टर्म -8 पड़ी होगी। खेल समझे बेटा। तो ओवरऑल सारी टर्म कट गई होंगी, सिर्फ लास्ट वाली टर्म का एक -8 बचा होगा, सिर्फ लास्ट वाली टर्म का एक -8 बचा होगा, और एक +21 तो था ही। तो आंसर हो गया 21 - 8 13, 13 हो गया भाई आंसर, 13 हो गया आंसर। था ना बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिमाग लगा इसमें, क्यों, क्योंकि सिर्फ इतने से चेंज में z = ω आया था क्लास वाले वो क्वेश्चन में, उसमें तो बहुत आसानी से हो गया था, 3 के बाद पैटर्न रिपीट देखा हमने, आंसर 27 बोल दिया था वहां, शायद जो भी था, जो भी आया था। बट यहां पे अपने को z = -ω है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों कट रहे हैं, ये -8 आ रहा है, तो इसका 6 वाला भी कट रहा है, फिर +8, फिर 3 का मल्टीपल अगला कौन सा आएगा, 9 वाला, फिर वो -8 होगा, फिर 12 वाला +8 होगा, वो कट गए होंगे, इस तरह से सारे कट गए होंगे। 6 का टर्म सम कटेगा, अगली 6 का कटेगा, अगली 6 का कटेगा, 18 तक तो कट गए, 19 20 आपस में कट गए होंगे, 21वां टर्म अकेला बचा होगा। 19 20 क्यों कटे होंगे, क्योंकि 1 -1 तो होगा ही उनमें, वो भी कट गए होंगे। देख लो भाई, देख लो भाई, अच्छा प्रॉब्लम था ये। एक और निपटाते हैं इस पे, एक और निपटाते हैं, देख लीजिए। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, z दिया है √3 - i/2। सर ये तो ओमेगा भी नहीं है, ω² भी नहीं है, कोई बात नहीं, बनाते हैं अभी इसको ओमेगा। √3 और 1 की टर्म तो है ना, बट √3 आता किसके साथ है, आयोटा के साथ आता है। सर भाई ओमेगा में √3 किसके साथ आता है, सर ओमेगा में √3 या -√3 आयोटा के साथ आता है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस सवाल में थोड़ा सा इसको जबरदस्ती बनाएंगे हम। देखो √3 को लिख लो -√3 i², भाई i² -1 होता है ना, तो √3 को लिख लिया ऐसे, और अब इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। देखिए अब क्या हो गया, और इस माइनस को चाहे तो अंदर भेज दो, तो आयोटा इंटू -1 - √3 i/2, और अब ये ω² बन चुका है, तो आयोटा ω², z क्या हो गया इस बार, आयोटा ω² हो गया बेटा, z हो गया आयोटा ω², सही हो गया ना। अब z की वैल्यू ये डालते हैं क्वेश्चन में, z की पावर 95 बनानी है, तो z की पावर 95 हो जाएगी, आयोटा की 95, ω² की 95, आयोटा तो 4 4 के बाद रिपीट करता है, तो 4 का फैक्टर 90 क्या होता है, 94 नहीं 92 होता है शायद, हाँ हाँ 92 होता है, तो 92 इंटू आयोटा क्यूब लिख लिया, तो ये आयोटा क्यूब बन गया, और ओमेगा की पावर 190 हो गया,
करेक्ट। ओमेगा की पावर 190, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा हो गया, और ओमेगा की पावर 189 प्लस 1 कर लो इसको, 189 तो 1 3 का मल्टीपल है, तो माइनस आयोटा ओमेगा हो गया z की पावर 95, माइनस आयोटा ओमेगा यहां डाल दूंगा। चलो डालते हैं माइनस आयोटा ओमेगा, और आयोटा की पावर 67, 67 को फिर से लिखो भाई, 64 इंटू आयोटा क्यूब, 64 तक 1 तो आयोटा क्यूब हो गया, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा ही हो गया। इसकी भी पावर 94 बनाई हुई है, देख रहे हो ना अभी कितना परेशान कर रहे हैं। तो माइनस आयोटा की पावर 94, 1 प्लस ओमेगा की पावर 94, माइनस आयोटा की पावर 94, माइनस तो उड़ाओ, आयोटा की पावर 92, अभी देखा था 1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया ये, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, और z की वैल्यू फिर से आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर n कर ली। सर ये क्या हो रहा है, देखो बस अब हो गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, ये तो माइनस गया है, ओमेगा की पावर 94 का डबल 188, और ये बन गया आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो अब तुम्हें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n-2, तो सबसे छोटा n ढूंढ के निकालना है, n की वैल्यू सबसे छोटी ढूंढ के निकालनी है कि तुम्हारे पास ये चीज इसके बराबर बन जाए। अच्छा, आयोटा की ओमेगा की पावर 188 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर ही हो गया ये तो, यानी कि आयोटा की पावर 188 को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ही लिख सकता हूं। और अब जरा n को ढूंढने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखो n को पहली बात तो मैं इवन ही डालूंगा, कैसे पता सर, देखो आयोटा वरना रह जाएगा ना, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 7, इन सब में आयोटा रह जाता है, तुम्हारा यहाँ आयोटा नहीं है लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल मार के स्मॉलेस्ट n निकालना है, तो इवन तो डालना है, ठीक है सर। अच्छा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नहीं डाल सकता इवन में, क्योंकि आयोटा की पावर 4 तो +1 हो जाता है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 सब 1 हो जाता है, हमें तो माइनस चाहिए, हमें तो माइनस चाहिए। तो मुझे एक बात दिख रहा है, चेक मैं करूंगा बट n को इवन करूंगा और 4 का मल्टीपल नहीं करूंगा, यानी 2 करूंगा, 6 करूंगा, 10 करूंगा, इस तरह के नंबर्स में n के चेक करूंगा। समझ गए ऑड क्यों नहीं करा, क्योंकि भैया n को मान लो 3 करते हैं तो आयोटा के पास 3 तो माइनस आयोटा, आयोटा रह जाता ना, आयोटा तो है नहीं हमारे पास, आयोटा किसमें नहीं रहता, जब n को पावर इवन करता हूं। दूसरा मुझे माइनस रखना है, तो माइनस आयोटा के पास 4, आयोटा के पास 8 तो 1 हो जाता है, तो इवन रखने हैं बट अदर देन 4 के मल्टीपल्स, तो 2, 6, 10 वाले लिखने हैं। चलो 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखेंगे तो सर RHS में 2 रखना है बेसिकली, है ना, इसके अंदर 2 रखना है, तो RHS इक्वल टू n इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, तो आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया, हमें तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर चाहिए, LHS के बराबर नहीं आया, 6 डाल के देखते हैं, आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, आयोटा की पावर 6 होता है -1, ओमेगा की पावर 12 आ जाएगा, वो तो हट ही जाएगा ओमेगा, तो हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए, 10 डाल के देखते हैं RHS में, आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 10, आयोटा की पावर 10 तो -1 हो गया, ओमेगा की पावर 20, और ओमेगा की पावर 20 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा, बन चुका है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर RHS में 10 डाल के LHS के बराबर बन गया है। देख रहे हो ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेवल पे दिमाग लगता है। एक तो ये मैनिपुलेशन अच्छी है, आयोटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर लेना है हमें z को, फिर उसकी बड़ी बड़ी पावर, आयोटा की बड़ी बड़ी पावर, फिर कंपेयर करा तो n की कम से कम वैल्यू, आगे भी तो आ सकती है, आगे आ जाएगी, बट हमसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो n मिनिमम 10 हो गई, 10 हो गई बेटा n मिनिमम, यानी 10 - 2 आंसर हो गया 8, आंसर हो गया बेटा 8, सही है ना। देख लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा प्रॉब्लम था ये सब रफ वर्क है मेरा इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। तो nth रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी हमने कर ली। अब एक क्यूब रूट्स को यूज करके ना फैक्टराइजेशन होता है, ये फैक्टर्स हमें याद रखने हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसे नॉर्मल अपना एक होता है ए प्लस बी, तुमने रियल नंबर के टर्म्स में तो फैक्टर देखे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या होते हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही है, वही क्यूब रूट्स ऑफ अपने यूनिटी हैं। सर कैसे आएगा ये, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ये फैक्टर याद रखो, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो देखो आरएचएस को खोल देता हूं, इन दोनों को खोलता हूं, देखो ब्रैकेट को, ये प्लस बी तो रहने ही देता हूं, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये वाली टर्म आ गई, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, और बेटा अब ये ओमेगा क्यूब तो 1 हो गई, तो ए प्लस बी बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और इन दोनों में से ए बी कॉमन लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है -1 होती है। तो हमारे पास यही फॉर्मूला बेटा बन गया, देखो ए प्लस बी बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी बन गया। तो हेंस प्रूव्ड, हमने नए फॉर्मूले को पुराने फॉर्मूले के जैसा प्रूव कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी अब तुम कर लोगे, बस माइनस के साइन आ जाते हैं तीनों में, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। और 3 वाले में भी ऐसे ही होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, -3abc का भी याद करो, रियल नंबर्स में एक फॉर्मूला होता है, लंबा सा फॉर्मूला होता था, बेसिक मैथ में बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। -3abc का जिनको याद नहीं आ रहा है बेटा, मैं याद दिला देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बाहर होता था, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता था। ए प्लस बी प्लस सी तो यहां है ही, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर भी है, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा भी, मतलब उल्टा हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, फिर अगली बार बी के साथ ओमेगा स्क्वायर, सी के साथ ओमेगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को जब खोलोगे तो यही वाला टर्म बन जाएगा पूरा, क्योंकि बाहर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, इन दोनों को ब्रैकेट को खोल के ये हो जाना चाहिए, प्रूफ कर लीजिएगा आप, इट्स फॉर योर होमवर्क, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं है उसका, याद रखना इज मोर इंपॉर्टेंट इनको, बट हो जाएगा जैसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलूंगा, दिख रहा है ना, हो जाएगा, देखो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर बी ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी बी स्क्वायर ही हो गया, फिर सी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा, तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर ही हो गया, और फिर ए बी वाली टर्म देखो, ए बी ओमेगा स्क्वायर और बी ए बी ओमेगा, तो ए बी के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो फिर से -1 रखूंगा तो माइनस ए बी, ऐसी माइनस बी सी, कर ही दिया यार अब तो मैंने, लो भाई कर ही दिया, अब तो हो ही गया कि इसकी जगह -1, इसकी जगह -1, इसकी जगह -1, तो वही टर्म अपनी बन जाएगी, बाकी बाहर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही बेटा। तो ये कहने का मतलब है, कई बार हो सकता है ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए ये फैक्टर्स, मेरे को याद रखने हैं। चलिए, तो इस पर थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट हाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जेईई एडवांस ने 2019 में पूछा था, तो इसको आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, ठीक है। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम ऑफ द सेट मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर एबीसी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, इसका मिनिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा, मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बतानी है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मिनिमम ऑफ द सेट दिस, मतलब इस चीज की मिनिमम वैल्यू वेयर एबीसी आर नॉन जीरो इंटीजर डिस्टिंक्ट, ठीक है, समझ गए। तो मॉड जेड स्क्वायर की प्रॉपर्टी खोलेंगे, पहला काम तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार करके हम प्रॉपर्टी से खोल देते हैं, करेक्ट, ठीक है सर। तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर सेम कॉम्प्लेक्स इनटू इट्स कॉन्जुगेट, अब ए तो इंटीजर है, इंटीजर का कॉन्जुगेट तो सेम, बी ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर होता है, तो बी के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और सी ओमेगा स्क्वायर की जगह सी ओमेगा बन जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, इसकी क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। और अभी देखा था इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके बेटा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, यही वाला टर्म आता है आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आता है। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, बस ये यहां पे यूज हो रहा है।
ये आता है बेटा इसकी वैल्यू। अब इसकी मुझे बतानी है मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम बेटा क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में भी कई बार यूज होती है कि इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, अंदर ले जाइए ये 2। मिनिमम निकालने का तरीका होता है ये, बिल्कुल याद होना चाहिए, ये ट्रिक होता है इसका। और अब अंदर बेटा 3 होल स्क्वायर्स बन जाते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर, और हाफ बाहर है। तो इस चीज को ऐसे मैनिपुलेट करके लिख देता हूं। अब होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में क्या कह देते हैं, अरे सर तीनों होल स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू 0 रख देता हूं, ये 0 0 0, यानी मिनिमम वैल्यू 0 आ गई सर। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ दिया था, इनको मैं 0 रख ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 0 रखने का मतलब a बराबर b रखना, इसको 0 रखना मतलब b बराबर c रखना, इसको 0 रखना मतलब c बराबर a रखना। बट उन्होंने दिया है डिस्टिंक्ट हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और क्या है, इंटीजर भी हैं। अच्छा सर समझा। तो अब सोचो डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सर अब मैं समझ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी सर, क्योंकि 2 इंटीजर्स का डिफरेंस कम से कम क्या हो सकता है, 1। एक 1 हो जाए, एक 2 हो जाए, एक 5 हो जाए, एक 6 हो जाए, है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 लिख लेते हैं। सर इसका भी 1 लिख लेता हूं, 2 इंटीजर्स का डिफरेंस b और c का भी 1। और गलती क्या हो जाती है, इसका भी 1 ले लेते हैं। तीनों का 1 कर देते हैं। पॉज करके सोचो क्या गलती है भाई, तीनों की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, कहीं आंसर 3/2 बोल दो भाई। कॉमन सेंस लगाओ, अगर a माइनस बी 1 है तो a b c ऐसे देख लेते हैं। देखो a b c, मान लो a को आपने 5 लिया, b को 6 ले लिया, तो 5 और 6 का डिफरेंस 1 आ गया। अब इसका भी डिफरेंस 1 रखना है, तो अब इसको 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट लेनी है, तो इसको 7 ही लेना पड़ेगा, है ना, ताकि इसका भी डिफरेंस 1 रहे। तो अब पहली और तीसरी का फिर 1 थोड़ी रह जाएगा दोस्त। तो अगर 2 ब्रैकेट्स को 1 कर चुके हो तो दूसरे का डिफरेंस तो तुम्हारा 5 और 7 यानी 2 का डिफरेंस आ जाएगा, हमेशा ऐसा ही होगा मिनिमम। तो अगर इसको मिनिमम 1, इसको मिनिमम 1, तो वाला दूसरा 2 बनेगा। तो 2 ही 1 हो सकते हैं ब्रैकेट, बचा वाला 2 होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि, तो हाफ 1 + 1 + 4, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 6/2 दैट इज 3। मिनिमम वैल्यू हो गई 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, मिनिमम वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब इसी में छोटा सा क्वेश्चन चेंज करा जा सकता है। अगर यहां पे नॉन जीरो इवन इंटीजर्स बोल देता, बस क्या बोल देता कि एबीसी क्या है, नॉन जीरो इवन इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट, सारी चीजें सेम डिस्टिंक्ट है। अभी क्या थी, जैसी मर्जी इंटीजर होने दो। अब अगर मैं इसको इवन बोल देता, मान लो जेई के क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने, तो क्या होता आंसर, अब आप मुझे जल्दी से पॉज करके बताइए। समझ गए, क्वेश्चन में तो बस ये लिखा था डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स है। मैं कह रहा हूं कि भैया इवन ले लो या ऑड ले लो, चलो मैंने क्या केस ले लिया, मान लीजिए इवन इंटीजर ही लेनी है, तो अलग से बना देता हूं, इसको चेंज नहीं करते। क्वेश्चन 2, एबीसी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट ऑड इंटीजर बोल लो, इवन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। तो अब तुम्हें क्या करना है दोस्त, अब तुम जब एबीसी की मिनिमम वैल्यू लोगे तो ए को अगर तुमने 5 लिया है तो बी को 6 नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें तो ऑड पे जंप मारना है, यानी तुम्हें सीधे 7 पर जाना पड़ेगा, यानी अगले वाले को सीधे 9 पे जाना पड़ेगा। यानी जो तुमने a माइनस बी 1 लेके बैठ गए थे, अब मिनिमम वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर भी है, इसकी भी मिनिमम 2 का स्क्वायर आएगा, और इसमें 5 और 4 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिनिमम हो जाती 4 + 4 + 16 24, और बाहर तो 2 था ही, वो तो तुम कर ही लेना, 1/2 का टर्म बाहर भी था। तो 12 हो जाता आंसर। समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, कुछ भी करके आपको घुमाया जा सकता है। तो अभी तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 का आधा 3 हो गया है, राइट। चलिए, तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं बेटा आज का जो है समरी लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ अभी उतना समराइज कराया जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में पढ़ा है।
सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तक पढ़ाया था। nth रूट ऑफ यूनिटी रह गया है। क्या क्या रह गया है? कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, nth रूट ऑफ यूनिटी, रोटेशन थ्योरम्स, ये सब चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में करेंगे। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीजें अभी बची हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में करने के लिए। तो होमवर्क में अब आप देखिए, सारे पीवाईक्यू तो नहीं कर सकते, जहां भी जरा भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल हो रहा हो वो छोड़ दीजिएगा। पीवाईक्यू सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से रिलेटेड कर सकते हैं, बाकी अपना मॉड्यूल करिए, उसमें से भी होमवर्क दे रखा है। चलिए, तो फाइनली अब जाने का समय आ गया है बच्चों, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।